बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं बोर्ड इसका विज्ञान का ये पेपर हल कर रहे हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखकर हमने तैयार किया है। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे और ध्यान से देखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखकर आपको बताएंगे, इसलिए आप लास्ट तक बने रहे बहुत ही अच्छी तरह से। और एकदम जैसा ही पेपर है ऐसा कैसा आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसके प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से देखें। और ये जो आपका पेपर होगा ये 2.5 घंटे का होगा और 80 अंक का होगा। और इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर इस पेपर के अंदर ही लिखना है, अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखें। और इस पेपर का अगर आप चाहते हो कि फ़ोटोकॉपी प्राप्त हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके फेसबुक को फॉलो करें, उस पर आपको ये एकदम आप निकाल सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो ये हमने प्रश्न से शुरू किया है। इसका जो मेन प्रश्न है वो हम नहीं बता रहे हैं, जिस पर आपको रोल नंबर लिखना है अपना अंकों में और शब्दों में, और आपके हस्ताक्षर करने हैं बस। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, ईंधन के रूप में अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो अगर पूर्ण दहन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन इसमें कौन सा है अपूर्ण है, तो इसमें मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका उत्तर द हो जाएगा, इसका द उत्तर हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न है, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है। द्रव ईंधन काम आता है तो इसमें एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित प्राकृतिक गैस ये काम आती है। ये हमारे घरों में ईंधन के रूप में काम आता है, इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर हमने कर दिया है। 3, वनोन्मूलन से आप क्या वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे, यानी आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो इसमें कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनः चक्रण, कागज की बचत करना, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी काम करेंगे तब वनोन्मूलन रुकेगा, तो इसका द उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में इसका नेक्स्ट देखिए, आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये से इसका उत्तर सही हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है। ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो बच्चा अंग्रेजी का वो इंग्लिश वाले में उत्तर लगाएगा सही, ये सी उत्तर हो जाएगा, और हिंदी वाला है वो हिंदी का उत्तर लगाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, ये सही है। औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, ये भी सही है। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, ये भी सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये द इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, यानी जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती है। तो ये एल्यूमिनियम होगा, ये विद्युत का सुचालक है, इसका ब उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम विद्युत लेपन क्यों किया जाता है, यानी इन पर क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तो क्रोमियम चमकदार होता है, ये सही है। ये संसारित नहीं होता, यानी इस पर जंग कम लगता है, तो ये भी सही है। और खरोंच का प्रतिरोध करता है, यानी जल्दी से इस पर खरोंच भी नहीं आती है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर द हो जाएगा, यानी ये सभी क्रोमियम की विशेषता होती है, इसलिए ये साइकिल के हैंडल पहियों के रिम इन पर लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 देखिए, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। यहाँ देखिए नहीं लिखा हुआ है, नहीं कर सकते, तो ये तांबे की धातु है, इसको घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते क्योंकि इस पे आवेश उत्पन्न नहीं होगा। बाकी प्लास्टिक का स्केल वो कर सकते हैं, फूले हुए गुब्बारों को हम आसानी से आवेशित कर सकते हैं, ऊनी स्वेटर ये आवेशित आसानी से हो जाती है, ये तो सबने देखा होगा। लेकिन ये तांबे की वस्तु ये नहीं होती है आसानी से। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 आता है। इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न है ये। तो इसमें क्या है कि निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों की सारणी लिखिए, को सारणी में लिखिए। जैसे ये दे रखा है, मोट, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र, रहट। इनमें आपको पारंपरिक यानी जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं और आधुनिक यानी जो अभी वर्तमान में चले हैं। तो इसमें मोट, ढेकली, रहट ये पुराने हैं पारंपरिक, और ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र ये नए हैं। तो इसमें ये पारंपरिक और आधुनिक इनमें अलग अलग इनको छांटना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे।
प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में। तो प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण में नीमन का उपयोग करेंगे, यानी अमीनोग्लाइकोसाइड, सल्फोनामाइड्स और क्विनोलोस, इनका हम प्रतिजैविक औषधियों के रूप में उपयोग करते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड, सल्फोनामाइड्स और क्विनोलोस। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप इनका प्रतिजैविक औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यानी प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में, प्रतिजैविक औषधि जो बनती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो उसके लिए है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए। तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिख रखा है। तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का होते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी सिंपड़ित प्राकृतिक गैस, सिंपड़ित प्राकृतिक गैस। ये इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 12 आता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 देखिए, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसमें देखिए, कीलदार जूते स्पाइक्स से घर्षण बढ़ जाता है, यानी कीलदार जूते को तो उसे घर्षण बढ़ जाएगा, और स्पाइक्स से फर्श सतह पर पकड़ मजबूत हो जाती है। यानी स्पाइक्स होंगे तो उससे क्या, अपन खड़े रहेंगे तो आसानी से वो पकड़ मजबूत हो जाती है, फिसलने की संभावना नहीं रहती है। अंत खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं, इसलिए खिलाड़ी क्या पहनते हैं? कीलदार जूते पहनते हैं, ताकि जब वो दौड़ लगाए तो क्या आगे गिरे नहीं और पकड़ बन जाए। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में मिलान करना है आपको इसमें। तो रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, थ्रेसिंग, चावल थ्रेसिंग, तो इनका क्या करना है? इनसे दूसरी तरफ से मिलान करना है। तो रासायनिक उर्वरक में क्या हो जाएगा? यूरिया एवं सुपर फास्फेट ये हो जाएंगे। फिर कार्बनिक खाद, तो कार्बनिक खाद में हो जाएगा आपके पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप अवशेष ये हो जाएंगे। फिर खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल चावल और मक्का हो जाएगी। और फिर थ्रेसिंग क्या काम आती है? थ्रेसिंग अनाज के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में राइजोबियम जीवाणु उसका क्या महत्व है? तो फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। यानी ये राइजोबियम है, ये जो फलीदार पौधे होते हैं उसकी जड़ों में पाया जाता है, और जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके और उसको नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को हल करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 आ जाता है। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित कथनों के सत्य और असत्य लिखने हैं। सत्य और असत्य लिखना है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, ये सत्य है, ये हो जाएगा सत्य। जीवाश्म ईंधन क्या है? समाप्त होने वाले संसाधन है, तो ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, कोयला व पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, असीमित नहीं है, ये सीमित है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, ये सत्य है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, तो ये सत्य है, ये सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, दहन और ज्वाला में कोई अंतर लिखिए। दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिए। दहन, प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसे हम दहन कहते हैं, यानी कोई वस्तु जल रही है और उसमें क्या प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं तो दहन कहते हैं। लेकिन दहन के दौरान जो ज्वाला निकलती है, जो लपटें निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसे हम दहन कहते हैं, और किसी पदार्थ के दहन के बाद जो लपटें बाहर निकलती है उसे ज्वाला कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी रेड डाटा पुस्तक क्या है और जैव विविधता क्या है, इसको क्या है आपको व्याख्या करनी है इसकी। रेड डाटा पुस्तक और जैव विविधता। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं।
यह कह रहा है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन यानी जल्दी नष्ट होने वाली, जो खत्म होने वाली, विलुप्त होने वाली जो जनजातियाँ, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसमें क्या है, पौधों के लिए, जंतुओं के लिए और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेयर डाटा पुस्तकें होती हैं। और फिर इसमें दूसरा है जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता देखिए, जैव विविधता की परिभाषा। तो जैव विविधता में देखिए, जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध जैव विविधता कहलाता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतुओं की जो विविधता है वो जैव विविधता कहलाती है। फिर उसके बाद में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऊपर देखिए ये दे रखे हैं ब्रैकेट में, इनसे छाट कर और इनमें लिखना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्विखंडन, तो पहले देखिए अमीबा द्वारा जनन करता है, तो ये द्विखंडन हो जाएगा, यहाँ द्विखंडन। द्विखंडन बच्चों, हम लगातार इनको हल कर रहे हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हो कि ये फोटोकॉपी के रूप में मिल जाए, तो फोटोकॉपी कराने के लिए इसकी पीडीएफ आपको फेसबुक पे मिल जाएगी। आप ई पॉइंट क्लासेज जो फेसबुक है, जिसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस पर मिल जाएगा। तो अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन कहलाता है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन, जो संलयन वो निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। ये देखो, ये निषेचन है, ये यहाँ पे लिखना है। फिर मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। जरायुज जंतु कहलाते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। फिर मुकुलन द्वारा जो जन्म होता है उसको क्या कहते हैं, वो हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा, ये देखो, ये लिख रखा है, ये हाइड्रा, ये यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दाब और बल में संबंध सूत्र द्वारा समझाइए। यानी दाब और जो बल है उसमें क्या संबंध है वो आपको बताना है, उसमें रिलेशन क्या है उसमें बताना है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। यानी क्षेत्रफल जिस पर दाब लगाया जाता हो, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी प्रति एकांक पृष्ठ उस पर लगने वाले दाब को, मान लो ये यहाँ पे अपने मान लो ऐसा पृष्ठ लिया और इस पर जितना दाब लगेगा, तो उस बल लगेगा उसको क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। तो इस प्रकार से इसका ये सूत्र है और ये इसकी परिभाषा है, ये लिख लीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 आता है। तो इसमें लिखा है कि उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण किस प्रकार से शत्रु और मित्र दोनों है। घर्षण किस प्रकार से शत्रु और मित्र दोनों है, ये आपको इसमें समझाना है। उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु एवं मित्र दोनों है कैसे। तो घर्षण शत्रु है क्योंकि घर्षण के कारण जब हम चलते हैं तो हमारे जूते घिस जाते हैं। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। यानी मशीनें लगातार कार्य करती रहती है तो घिस जाती है और उनमें जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। यानी मशीनें कार्य धीरे करती है, कम करती हैं। कभी कभी गतिमान भागों में घर्षण के कारण मशीनें जल जाती है। घर्षण के कारण यानी जो मशीन है उनके पुर्जे जो लगातार चलते रहते हैं और लगातार ज़्यादा गर्म होता है, गर्म होने से उसमें आग लग जाती है। तो ये घर्षण के कारण होता है। फिर घर्षण मित्र क्यों है भाई, घर्षण अपना दोस्त कैसे है, ये आपको बताना है। घर्षण मित्र क्यों है, क्योंकि एक चौक एवं ब्लैक बोर्ड के मध्य घर्षण बल ही ब्लैक बोर्ड पर लिखने में सहायक होता है। चौक और ब्लैक बोर्ड के मध्य जो घर्षण होता है उसके कारण हम ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं। सेकंड है, घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। और उसके बाद में कागज की सतह व पेन के मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। क्यों नहीं, घर्षण बल होगा तभी हम बोर्ड पे लिख पाएंगे, हम कागज पे लिख पाते हैं। जैसे ये लिखा है तो घर्षण के कारण ही हमने लिखा है। और घर्षण हमें चलने में भी सहायता करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। यानी सुचालक पदार्थ क्या होता है और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इन दोनों की अलग अलग परिभाषा है। देखिए, सुचालक ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती हैं, सुचालक पदार्थ कहलाते हैं।
यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। और इसमें आप उदाहरण लिख सकते हो, जैसे लोहा, तांबा, ये इनका उदाहरण भी लिख सकते हो। सुचालक ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती हैं सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा। फिर दूसरा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी कोई चालक है, चालक द्रव है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है और इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी कोई द्रव है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, उसमें रासायनिक क्रिया होती है तो उसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें आपको क्या करना है, देखिए अपने नेत्र की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। यानी आप अपनी आंखों की रक्षा कैसे कर सकते हो, नेत्र, तो उसके लिए कोई 2 सुझाव बताना है। 2 सुझाव, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 सुझाव ही लिखने हैं आपके। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, तेज लाइट को सीधा नहीं देखना चाहिए और अपने नेत्रों को बारंबार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यानी अपने जो आंखें हैं उसको जैसे समय मिले तो अच्छे स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। इसके बाद में जो बच्चों प्रश्न आएंगे वो अथवा में आएंगे। यानी आपको जो 2 प्रश्न दे रखे हैं उनमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 23, तो इसमें देखिए अथवा में 2 प्रश्न आए देखो, तो हम इसमें एक आपको करवाएंगे। तो पहले मैं देखो पहला भाग इसमें तय सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए और मानव कर्ण का नामक चित्र बनाइए। जो मानव का जो कान है उसका चित्र बनाना है, कर्ण का चित्र बनाना है। तो ये हो गया। और इसके अथवा में या तो इनका उत्तर दो, ये 4 नंबर का, फिर 2 नंबर के हैं ये, या तो इनका उत्तर दो। और या जो आपको क्या करना पड़ेगा, वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अलैंगिक जनन की किस एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2 उपाय बताइए। तो या इनका उत्तर देना है। तो ये 4 नंबर का ये 2 और 2 नंबर, ये 6 नंबर का है। तो या ऊपर वाले का उत्तर देना है या नीचे वाले का उत्तर देना है। तो हमने ये इनका उत्तर दिया है, वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान चाहिए। तो 2 पहिया वाहन, ये लिखा है कि वाहन चलाते समय, तो इसमें 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर मोटरसाइकिल वगैरह चला रहे हो तो हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। और फिर 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करें। अगर 4 पहिया गाड़ी वगैरह चला रहे तो सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। और चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना जरूर चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती होती है तो जरूर रुकना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तो पहले का हो गया। अब इसके बाद आता है अलैंगिक जनन की विधि का सचित्र और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके। तो इसमें देखिए अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन की एक विधि है, इसमें द्विखंडन हो गया। अलैंगिक जनन की विधि में एक द्विखंडन है। इसमें एक जीव खंडित होकर 2 नए जीव देता है। यानी एक जीव खंडित होगा और उसके 2 जीव नए जीव बन जाएंगे। जैसे अमीबा है, तो अमीबा में देखो ये खंडन के 4 भाग है, 4 भागों में ये होता है। तो पहला होता है, फिर ये इस प्रकार से आकृति में रहता है और फिर इसके टूट के ये न इसके जो केंद्र के वो अलग अलग हो जाता है और फिर अंत में ये 2 भाग अलग अलग हो जाते हैं। और फिर इसके बाद में ध्वनि प्रदूषण को कम करने का उपाय, कोई 2 उपाय लिखना है। तो इसमें देखो सड़कों तथा घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो पेड़ पौधे लगाने से तो जो ध्वनि होगी उसको पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और ध्वनि प्रदूषण कम होता है। और फिर रेडियो टेलीविजन आदि की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। रेडियो और टेलीविजन है, इनकी जो ध्वनि प्रबलता है वो हमें कम रखनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 24 आता है। तो इसमें देखिए इसमें भी अथवा में है, ये 3 प्रश्न आएंगे अथवा वाले 24 और 25। फिर संतुलन आहार से आप क्या समझते हैं, भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है। यानी संतुलित आहार क्या होता है और भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। और फिर इसमें 2 है, तो इसमें बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तित कर सकता है, उदाहरण देकर ये समझाना है। या तो इन दोनों का उत्तर देना है या इसके अलावा इनका देना है। यानी अथवा में इसके इन दोनों का अथवा में ये है। तो इसमें मनुष्य के शरीर में अंतस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। और दूसरा है द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो इसमें हमने जो ये पहला है इसका उत्तर लिखा है, आपको बहुत अच्छी तरह से लिखकर बताएंगे। तो इसमें देखिए संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार का अर्थ होता है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण का पर्याप्त मात्रा में समावेश या पर्याप्त मात्रा में होना। ये संतुलित आहार होगा तो उसमें प्रोटीन भी होगी, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा भी होगी, विटामिन होगा, खनिज लवण होगा, ये सभी होंगे। फिर भोजन में पोषक तत्व,
भाई पोषक तत्वों का फायदा क्या है? तो भोजन में पोषक तत्व ऊतकों का निर्माण करता है, यानी पोषक तत्व होंगे, अपन जो भोजन जिस भोजन में पोषक तत्व होंगे वो खाएंगे तो इससे हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होगा, उन ऊतकों का निर्माण भी होगा, उनकी मरम्मत भी होगी। ऊतक जैसे आंख वगैरह, कान वगैरह, ये ऊतक है हमारे, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, एक जैसी कोशिकाएं। तो ये ऊतक का निर्माण करते हैं और मरम्मत करते हैं। ये शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ऊष्मा ऊर्जा दोनों ही प्रदान करते हैं। और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। और जो ये ऊर्जा होती है ये सभी जो शरीर की सभी क्रियाएं उनको चलाने में आवश्यक होती है। फिर इसका दूसरा था बल किसी वस्तु की आकृति कैसे परिवर्तन कर सकता है? तो उदाहरण द्वारा निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। देखो, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, ये हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला है, साइकिल की गद्दी पर बैठने पर साइकिल में लगी कमानी की आकृति बदल जाती है, यानी जैसे हम साइकिल की सीट पर बैठते हैं तो वो साइकिल की कमानी है वो चेंज हो जाती है, उसके नीचे की तरफ जो स्प्रिंग टाइप लगा रहता है वो चेंज हो जाती है, तो वो दाब लगने से चेंज होता है। और फिर हवा से भरे गुब्बारे को दबाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। हवा से भरा हुआ गुब्बारा है और उसको आप प्रेस करते हो तो वो उसकी आकृति में चेंज हो जाता है। ये सब बल के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी आपको ये अथवा में प्रश्न है, इनका उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए, तड़ी चालक का चित्र बनाकर समझाइए। इन पहला तो इसमें देखो 25वें में दो है अलग अलग। तड़ी चालक का चित्र बनाकर समझाना है, ये किस प्रकार भवनों को तड़ी के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। और दूसरा, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाइए। और इसके अथवा में या तो इनका उत्तर देना है या इनका उत्तर देना है। उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी जो समान आवेश है एक दूसरे को प्रत्याकर्षित, यानी एक दूसरे से दूर फेंकते हैं। और परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर समझाइए। परावर्तन के दो नियम लिखिए। या तो इनका उत्तर दे या इनका, तो हमने पहले वाले का उत्तर दिया है। तो देखिए, तड़ित चालक। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। फिर इसका आगे देखिए, इसका पूरा लिखते हैं हम। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की एक छड़ स्थापित की जाती है, यानी जब जैसे भवन निर्माण होता है तो उसके साथ ही एक धातु की जो छड़ है वो उसमें जो मकान के ऊपर हिस्सा होता है उसके ऊपर लगा दी जाती है। फिर उसमें एक तार को चलते हुए क्या जमीन तक पहुंचाया जाता है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रहता है, यानी छड़ का एक सिरा ऊपरी सिरा जो वायु में रहेगा खुला। जैसे ये देखिए, ये छड़ है तो इसका ऊपरी सिरा ये देखो, ये सिरा ये भवन बना है और भवन के ऊपर ये छोटी सी दीवार एक्स्ट्रा बना के इसके ऊपर ये लगा दिया। तो ये भवन की जो ऊंचाई है ना, जैसे टंकी वगैरह रखी इससे थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो ये ऊपर जो सिरा खुला है इसको तड़ित चालक बोलते हैं, खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई में दबा देते हैं, यानी इसका दूसरा सिरा जमीन के अंदर एक प्लेट लगा के उस प्लेट से तांबे की जो प्लेट है उसके लगा देता है, जमीन के अंदर गहराई में दबा के लगा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। और जो विद्युत की छड़ है वो आवेश होगा वो यहाँ से इससे होता हुआ जमीन तक पहुंच जाएगा, आवेश प्रदान करती हैं, जिससे भवन को कोई क्षति नहीं होती है और इससे भवन को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये चित्र है, चित्र सहित समझाना है आपको। तो ये चित्र बनाना है, इस प्रकार से भवन का चित्र बनाया, उसके ऊपर तड़ित चालक, और फिर ये देखो ये जमीन है, ये पेड़ पौधे लगे होते हैं यहाँ तक जमीन, फिर खड्डे के अंदर खोद कर जमीन के अंदर दबाना है तांबे की प्लेट को। और फिर इसके अंदर दूसरा क्या था, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के दो प्रकार थे, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन बोलते हैं। नियमित और अनियमित परावर्तन ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो अनियमित परावर्तन को विस्तृत परावर्तन भी बोलते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। अब इनका अलग अलग चित्र द्वारा आपको समझाना है। तो नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किसी समतल चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण पर आपतित होता है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी ये जो किरण है इधर से आ रही है और यहाँ इस कांच पर टकराई, जैसे ये दर्पण है इस पर टकराई और ये इधर से आ रही है, तीनों एक साथ आ रही है, देखो एक दिशा से, और वापस ये इसी देखो दूसरी दिशा में जा रही है, तीनों एक साथ जा रही है, एक साथ आ रही है तो दूसरी दिशा परावर्तन के बाद दूसरी दिशा में जा रही है, यानी जैसे आई तो उनका वापस परावर्तन की दिशा सेम होगी, तो ये हो गया नियमित परावर्तन हो गया। और अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे सतह पर आपतित होती है तो ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है, इसे विस्तृत या अनियमित परावर्तन कहते हैं।
खुरदरी सतह। अब जैसे ये सतह देखो समतल थी पहले वाला, इसमें ये ऐसे उबड़ खाबड़ है, तो जैसे ये यहाँ टकराई तो यहाँ टकराने के बाद ऐसे इधर चली गई, दूसरे वाली जो इसके बराबर आई थी वो यहाँ टकरा के सीधी इस तरफ गई, तीसरे वाली यहाँ टकरा गई टेढ़ी तो ये इस तरफ जाएगी, यानी इनकी दिशा अलग अलग है। तो सेम दिशा से रही है, देखो तीनों एक दिशा से आ रही है, लेकिन जाते वक्त ये इधर जा रही है, ये इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जा रही है, तो अलग अलग दिशाओं में जा रही है। इसी के साथ बच्चों आपका जो ये विज्ञान का जो ये नमूना प्रश्न पत्र था एकदम असली 2024 का है, ये ध्यान रखना कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का।